मेरे सपने में चारों तरफ गहरा अंधेरा था। जो थोड़ी सी हल्की रोशनी थी वह जैसे एडवर्ड की त्वचा से निकल रही थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, सिर्फ उसकी पीठ दिखाई दे रही थी, जबकि वह मुझसे दूर चलता जा रहा था और मुझे उस अंधेरे में अकेला छोड़ रहा था। मैं जितनी तेज दौड़ती उतनी ही वह मुझसे दूर रहता। मैं जितनी जोर से उसे पुकारती वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। बेचैन होकर मेरी आधी रात को नींद खुल गई और उसके बाद मुझे बहुत देर तक फिर नींद नहीं आई। उसके बाद लगभग हर रात वह मेरे सपनों में आता रहा, लेकिन हमेशा मेरी पहुंच से दूर, बस आसपास मौजूद रहता, कभी मेरे पास नहीं आता। दुर्घटना के बाद वाला महीना बेचैनी, तनाव और शुरुआत में शर्मिंदगी से भरा रहा। मेरी निराशा की बात यह थी कि पूरे हफ्ते मैं सबके ध्यान का केंद्र बनी रही। टाइलर क्राउली तो बिल्कुल ही पीछे पड़ गया था। वह हर जगह मेरे साथ घूमता रहता और किसी न किसी तरह मुझसे अपनी गलती की भरपाई करना चाहता था। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि मैं सबसे ज्यादा यही चाहती हूँ कि वह उस घटना को पूरी तरह भूल जाए, खासकर इसलिए क्योंकि वास्तव में मुझे कोई चोट भी नहीं लगी थी। लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह क्लासों के बीच मेरे पीछे पीछे चलता और लंच के समय हमारी अब पहले से ज्यादा भरी हुई मेज पर आकर बैठ जाता। माइक और एरिक, जो पहले ही एक दूसरे के प्रति ज्यादा दोस्ताना नहीं थे, अब टाइलर के साथ उससे भी ज्यादा रूखे व्यवहार करने लगे। इससे मुझे चिंता होने लगी कि कहीं मेरा एक और अनचाहा प्रशंसक तो नहीं बन गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी को एडवर्ड की जरा भी चिंता नहीं थी, जबकि मैं बार बार सबको समझाती रही कि असली हीरो वही था। मैंने उन्हें बताया कि उसी ने मुझे खींचकर रास्ते से हटाया था और वह खुद भी लगभग वैन के नीचे आ गया था। मैं पूरी कोशिश करती कि मेरी बात भरोसेमंद लगे, लेकिन जेसिका, माइक, एरिक और बाकी सभी लोग हमेशा यही कहते कि उन्होंने एडवर्ड को वहां देखा ही नहीं था। उनके अनुसार वैन हटने के बाद ही उन्हें पता चला कि वह वहां मौजूद था। मैं खुद सोचने लगी कि आखिर किसी और ने उसे वहां खड़ा क्यों नहीं देखा, जबकि कुछ ही पल बाद उसने असंभव लगने वाला काम करते हुए मेरी जान बचा ली थी। थोड़ी शर्मिंदगी के साथ मुझे इसका सबसे संभावित कारण समझ में आया। कोई भी एडवर्ड पर उतना ध्यान नहीं देता था जितना मैं देती थी। कोई भी उसे उस तरह नहीं देखता था जैसे मैं हमेशा देखा करती थी। यह सोचकर मुझे खुद पर तरस आया। एडवर्ड कभी भी उत्सुक लोगों की भीड़ से घिरा नहीं रहता था जो उससे उस घटना का हाल जानना चाहती हो। लोग हमेशा की तरह उससे दूरी बनाए रखते थे। कॉलिंस और हेल्स हमेशा की तरह अपनी उसी मेज पर बैठते, कुछ खाते नहीं थे और सिर्फ आपस में ही बातें करते थे। उनमें से कोई भी, खासकर एडवर्ड, अब मेरी तरफ नजर तक नहीं उठाता था। जब वह क्लास में मेरे बगल में बैठता तो मेज जितनी दूरी बना सकती थी उतनी दूर बैठता और ऐसा व्यवहार करता जैसे उसे मेरे अस्तित्व का कोई एहसास ही न हो। बस कभी कभी जब उसकी मुट्ठियां अचानक कसकर बंद हो जातीं और उसकी त्वचा हड्डियों पर और भी ज्यादा सफेद दिखाई देने लगती, तब मुझे लगता कि शायद वह उतना अनजान भी नहीं था जितना दिखने की कोशिश करता था। वह शायद यही चाहता था कि उसने मुझे टाइलर की वैन के सामने से बचाया ही न होता। कम से कम मैं किसी और नतीजे पर तो नहीं पहुंच पा रही थी। मैं उससे बात करना चाहती थी और दुर्घटना के अगले ही दिन मैंने कोशिश भी की। आखिरी बार जब मैंने उसे अस्पताल के इमरजेंसी रूम के बाहर देखा था तब हम दोनों बहुत गुस्से में थे। मैं अब भी इस बात से नाराज थी कि वह मुझ पर सच बताने का भरोसा नहीं कर रहा था, जबकि मैं हमारे बीच हुए समझौते का अपना हिस्सा पूरी ईमानदारी से निभा रही थी। लेकिन उसने मेरी जान बचाई थी, चाहे उसने वह कैसे भी किया हो। और एक ही रात में मेरा गुस्सा धीरे धीरे गहरी कृतज्ञता में बदल गया। जब मैं बायोलॉजी की क्लास में पहुंची तो वह पहले से अपनी सीट पर बैठा था और सीधे सामने देख रहा था। मैं उसके पास बैठ गई, यह उम्मीद करते हुए कि वह मेरी तरफ मुड़ेगा, लेकिन उसके हाव भाव से ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि उसे मेरे आने का एहसास भी हुआ हो। हेलो, एडवर्ड, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ताकि उसे पता चले कि मैं शांति से व्यवहार करने वाली हूँ। उसने अपना सिर बस थोड़ा सा मेरी तरफ घुमाया, लेकिन मेरी आंखों में नहीं देखा। उसने एक बार हल्के से सिर हिलाया और फिर दूसरी तरफ देखने लगा। उसके बाद यही हमारे बीच आखिरी बातचीत थी। वह हर दिन मुझसे सिर्फ 1 फुट की दूरी पर बैठता था, लेकिन हमारे बीच कोई संपर्क नहीं होता था। मैं खुद को रोक नहीं पाती थी और कभी कभी उसे दूर से देखती रहती, कैफेटेरिया में या पार्किंग लॉट में। मैंने देखा कि उसकी सुनहरी आंखें दिन ब दिन साफ तौर पर और गहरी होती जा रही थीं। लेकिन क्लास में मैं भी उसके अस्तित्व पर उतना ही ध्यान न देने का दिखावा करती जितना वह मेरे साथ करता था। मैं बेहद दुखी थी और वे सपने भी लगातार आते रहे। हालांकि मैंने रेनी से खुलकर झूठ बोला था, फिर भी मेरे ईमेल का बदला हुआ अंदाज उसे ये समझाने के लिए काफी था कि मैं उदास हूँ।
इसलिए उसने चिंता में मुझे कई बार फोन किया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि बस यहाँ का मौसम ही मुझे उदास कर रहा है। कम से कम माइक तो मेरे और मेरे लैब पार्टनर के बीच आई इस ठंडक से खुश था। मुझे साफ दिखाई देता था कि उसे डर था कहीं एडवर्ड द्वारा मेरी जान बचाने वाली घटना ने मुझ पर गहरा असर न डाल दिया हो। लेकिन जब उसे लगा कि उसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ है तो उसने राहत की सांस ली। अब वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से बायोलॉजी क्लास शुरू होने से पहले मेरी मेज के किनारे बैठकर मुझसे बातें करता। वह एडवर्ड को उतनी ही पूरी तरह नजरअंदाज करता जितना एडवर्ड हमें करता था। उस खतरनाक बर्फीले दिन के बाद बर्फ हमेशा के लिए पिघल गई। माइक इस बात से निराश था कि उसे कभी स्नोबॉल फाइट कराने का मौका नहीं मिला, लेकिन वह इस बात से खुश भी था कि अब जल्द ही समुद्र तट बीच की यात्रा संभव हो जाएगी। हालांकि बारिश लगातार तेजी से होती रही और हफ्ते बीतते गए। मार्च के पहले मंगलवार को जेसिका ने मुझे आने वाले एक और कार्यक्रम की याद दिलाई। उसने मुझे फोन करके मेरी अनुमति मांगी कि क्या वह 2 हफ्ते बाद होने वाले गर्ल्स चॉइस स्प्रिंग डांस के लिए माइक को अपने साथ चलने का निमंत्रण दे सकती है। क्या तुम्हें सच में कोई आपत्ति नहीं है? तुम माइक से पूछने वाली तो नहीं थी? मैंने जब उसे बताया कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, तब भी जेसिका ने दोबारा पूछा। नहीं जेस, मैं डांस में जा ही नहीं रही हूँ। मैंने उसे भरोसा दिलाया। डांस करना मेरी क्षमताओं से बिल्कुल बाहर की चीज थी। बहुत मजा आएगा। मुझे मनाने की उसकी कोशिश भी आधे मन से थी। मुझे शक था कि जेसिका को मेरी अचानक मिली रहस्यमयी लोकप्रियता मेरी असली दोस्ती से ज्यादा पसंद थी। तुम माइक के साथ खूब मजे करना, मैंने मुस्कुराकर कहा। अगले दिन मुझे हैरानी हुई कि जेसिका ट्रिग और स्पेनिश की क्लास में हमेशा की तरह उत्साहित नहीं थी। क्लासों के बीच वह चुपचाप मेरे साथ चलती रही और मैं उससे वजह पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अगर माइक ने उसे मना कर दिया था तो मैं आखिरी इंसान थी जिससे वह ये बात कहना चाहती। लंच के समय मेरी शंका और भी बढ़ गई। जेसिका माइक से जितनी दूर बैठ सकती थी उतनी दूर बैठकर एरिक से बड़ी उत्सुकता से बातें कर रही थी। दूसरी ओर माइक असामान्य रूप से चुप था। जब वह मुझे क्लास तक छोड़ने आया तब भी वह चुप ही रहा। उसके चेहरे की असहजता किसी बुरी खबर का संकेत दे रही थी। लेकिन उसने बात तब तक नहीं छेड़ी जब तक मैं अपनी सीट पर नहीं बैठ गई और वह हमेशा की तरह मेरी डेस्क पर बैठ नहीं गया। हमेशा की तरह मुझे अपने बिल्कुल पास बैठे एडवर्ड की मौजूदगी का तीव्र एहसास हो रहा था। वह इतना पास था कि मैं चाहूँ तो उसे छू सकती थी। फिर भी ऐसा लगता था जैसे वह मेरी कल्पना का कोई पात्र हो। तो माइक ने फर्श की तरफ देखते हुए कहा, जेसिका ने मुझे स्प्रिंग डांस के लिए पूछा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अपनी आवाज को उत्साहित और खुश दिखाने की पूरी कोशिश की। तुम्हें जेसिका के साथ बहुत मजा आएगा। उसने मेरी मुस्कान को ध्यान से देखते हुए हिचकिचाकर कहा। साफ था कि उसे मेरी प्रतिक्रिया पसंद नहीं आई थी। मैंने उससे कहा कि मुझे थोड़ा सोचने दो। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने अपनी आवाज में हल्की नाराजगी आने दी। हालांकि मन ही मन मुझे राहत मिली कि उसने जेसिका को सीधे मना नहीं किया था। उसने फिर से सिर झुका लिया। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। उसे देखकर मुझे दया आ गई और मेरा कठोर निश्चय डगमगा गया। मैं सोच रहा था कि शायद तुम मुझे पूछने वाली हो। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई। अपराध बोध की एक लहर मेरे भीतर दौड़ गई और मुझे उससे नफरत हुई। लेकिन उसी क्षण अपनी आंखों के कोने से मैंने देखा कि एडवर्ड का सिर अनायास मेरी तरफ मुड़ गया था। माइक, मुझे लगता है कि तुम्हें जेसिका को हाँ कह देना चाहिए, मैंने धीरे से कहा। क्या तुमने पहले ही किसी और को पूछ लिया है? क्या एडवर्ड ने देखा कि यह पूछते समय माइक की नज़र एक पल के लिए उसकी तरफ गई थी? नहीं, मैंने उसे भरोसा दिलाया। मैं तो डांस में जा ही नहीं रही हूँ। क्यों नहीं? माइक ने तुरंत पूछा। मैं उसे ये नहीं बताना चाहती थी कि डांस करना मेरे लिए कितनी बड़ी सुरक्षा की समस्या बन सकता था, इसलिए मैंने तुरंत एक नया बहाना बना लिया। उस शनिवार मैं सियाटल जा रही हूँ, मैंने कहा। वैसे भी मुझे कुछ समय के लिए इस शहर से बाहर जाना था। अचानक मुझे लगा कि यही सबसे सही मौका है। क्या तुम किसी और वीकेंड नहीं जा सकती? सॉरी, नहीं, मैंने कहा। इसलिए अब तुम्हें जेस को और इंतजार नहीं करवाना चाहिए। यह ठीक नहीं होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, उसने बुदबुदाया और मायूस होकर अपनी सीट की तरफ लौट गया। मैंने आंखें बंद कर लीं और अपनी उंगलियां कनपटियों पर रख लीं, जैसे अपने मन से अपराध बोध और सहानुभूति दोनों को बाहर धकेल देना चाहती हूँ। तभी मिस्टर बैनर ने पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने एक गहरी सांस ली और आंखें खोल दीं। और तभी मैंने देखा, एडवर्ड मुझे बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। उसकी वही परिचित झुंझलाहट
जो पहले भी कई बार उसकी आंखों में दिखी थी, अब उसकी काली पड़ चुकी आंखों में और भी साफ नजर आ रही थी। मैं भी हैरानी से उसे देखने लगी। मुझे लगा कि वह तुरंत नजरें हटा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह लगातार मेरी आंखों में गहराई से देखता रहा, जैसे मेरे भीतर छिपे हर राज को पढ़ लेना चाहता हो। अब मेरे लिए नजरें हटाना लगभग नामुमकिन था। मेरे हाथ कांपने लगे। मिस्टर कलिन, शिक्षक ने आवाज लगाई। उन्होंने कोई सवाल पूछा था जो मैं सुन ही नहीं पाई थी। द क्रेब्स साइकिल, एडवर्ड ने जवाब दिया। उसकी आवाज में हल्की अनिच्छा थी। जब उसने मेरी तरफ से नजर हटाकर मिस्टर बैनर की ओर देखा, जैसे ही उसकी नजरें मुझसे हटी, मैंने तुरंत अपनी किताब की ओर देखा और अपनी जगह ढूंढने लगी। हमेशा की तरह डरपोक बनकर मैंने अपने बाल दाएं कंधे पर आगे कर लिए ताकि मेरा चेहरा छिप जाए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे भीतर भावनाओं का इतना तेज तूफान सिर्फ इसलिए उठ रहा था क्योंकि 6 हफ्तों बाद उसने पहली बार मेरी तरफ देखा था। मैं उसे अपने ऊपर इतना असर डालने की इजाजत नहीं दे सकती थी। ये सिर्फ दुखद नहीं था, ये तो पूरी तरह अस्वस्थ था। बाकी पूरी क्लास के दौरान मैंने पूरी कोशिश की कि मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास ही न हो। हालांकि यह असंभव था। कम से कम मैं यही चाहती थी कि उसे यह पता न चले कि मैं उसकी मौजूदगी से पूरी तरह वाकिफ हूँ। आखिरकार जब घंटी बजी तो मैं हमेशा की तरह उसकी तरफ पीठ करके अपना सामान समेटने लगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि वह हर दिन की तरह तुरंत उठकर चला जाएगा। बेला, उसकी आवाज मुझे इतनी परिचित नहीं लगनी चाहिए थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उसे कुछ ही हफ्तों से नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी से सुनती आ रही हूँ। मैं धीरे धीरे अनिच्छा से उसकी तरफ मुड़ी। मैं जानती थी कि जैसे ही मैं उसके बेहद परफेक्ट चेहरे को देखूंगी, मेरे भीतर वही पुरानी भावनाएं फिर जाग उठेंगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। जब आखिरकार मेरी नजर उससे मिली तो मेरे चेहरे पर सावधानी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव पढ़ पाना हमेशा की तरह नामुमकिन था। वह कुछ नहीं बोला। क्या बात है? मैंने आखिरकार पूछा। क्या तुम फिर से मुझसे बात करने लगे हो? मेरी आवाज में अनजाने ही हल्की सी नाराजगी झलक गई। उसके होंठ हल्के से हिले, जैसे वह मुस्कुराने से खुद को रोक रहा हो। नहीं, सच कहूँ तो नहीं, उसने स्वीकार किया। मैंने आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे नाक से सांस ली। मुझे एहसास था कि मेरे दांत गुस्से में भींचे हुए थे। वह चुपचाप इंतजार करता रहा। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, एडवर्ड? मैंने आंखें बंद रखकर ही पूछा। इस तरह उससे बिना उलझे बात करना मेरे लिए आसान था। मुझे माफ कर दो, उसकी आवाज बिल्कुल सच्ची लग रही थी। मुझे पता है कि मैं बहुत बदतमीजी कर रहा हूँ, लेकिन सच में यही बेहतर है। मैंने आंखें खोल दी। उसका चेहरा पूरी तरह गंभीर था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो, मैंने सतर्क आवाज में कहा। अगर हम दोस्त ना बने तो बेहतर होगा, उसने समझाया। मुझ पर भरोसा करो। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह बात मैं पहले भी उससे सुन चुकी थी। अफसोस की बात है कि तुम्हें ये बात पहले समझ नहीं आई, मैंने दांत भींचकर कहा। तो तुम्हें आज इतना पछताना नहीं पड़ता। पछताना? मेरे शब्द और मेरी आवाज का लहजा सुनकर वह साफ तौर पर चौंक गया। किस बात का पछतावा? इस बात का कि तुमने उस बेवकूफ वैन को मुझे कुचलने क्यों नहीं दिया। वह पूरी तरह हैरान रह गया। वह अविश्वास से मुझे घूरने लगा। जब उसने आखिरकार जवाब दिया तो उसकी आवाज में गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी जान बचाने का पछतावा है? मुझे पता है कि है, मैंने तीखे स्वर में कहा। तुम कुछ भी नहीं जानती। अब वह सचमुच गुस्से में था। मैंने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और अपने जबड़े को कसकर भींच लिया, ताकि जो अनगिनत आरोप मैं उस पर लगाना चाहती थी वे मेरे मुंह से बाहर न निकल जाए। मैंने अपनी किताबें समेटिन, खड़ी हुई और दरवाजे की ओर चल पड़ी। मेरा इरादा था कि मैं पूरे नाटकीय अंदाज में क्लास से बाहर निकल जाऊं, लेकिन जैसा अक्सर मेरे साथ होता था, मेरे बूट का अगला हिस्सा दरवाजे की चौखट से टकरा गया और सारी किताबें जमीन पर बिखर गईं। मैं कुछ पल वहीं खड़ी रही। एक पल के लिए मेरे मन में आया कि किताबें वहीं छोड़ दूं। फिर मैंने गहरी सांस ली और उन्हें उठाने के लिए झुक गई, लेकिन वह पहले ही वहां पहुंच चुका था। उसने मेरी सारी किताबें इकट्ठा करके एक ढेर बना दिया था। उसने किताबें मेरी तरफ बढ़ाईं। उसका चेहरा अब भी सख्त था। धन्यवाद, मैंने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। कोई बात नहीं, उसने भी उसी ठंडे लहजे में जवाब दिया। मैं तुरंत सीधी खड़ी हुई, फिर से उसकी तरफ पीठ कर ली और बिना पीछे देखे जिम की ओर तेजी से चल पड़ी। उस दिन जिम की क्लास किसी सजा से कम नहीं थी।
अब हमारी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस शुरू हो चुकी थी। मेरी टीम के लोग कभी मुझे गेंद पास नहीं करते थे, जो मेरे लिए अच्छी बात थी, लेकिन मैं बार बार गिर जाती थी। कई बार तो गिरते हुए दूसरों को भी अपने साथ खींच लेती थी। आज मेरी हालत और भी खराब थी, क्योंकि मेरा पूरा दिमाग सिर्फ एडवर्ड के बारे में सोच रहा था। मैंने अपना ध्यान अपने पैरों पर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही मुझे संतुलन बनाए रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती, एडवर्ड फिर से मेरे ख्यालों में आ जाता। हमेशा की तरह क्लास खत्म होना मेरे लिए राहत की बात थी। मैं लगभग दौड़ते हुए अपने ट्रक की तरफ गई, क्योंकि वहां इतने सारे लोग थे जिनसे मैं बचना चाहती थी। दुर्घटना में मेरे ट्रक को सिर्फ मामूली नुकसान हुआ था। मुझे सिर्फ उसकी पीछे की लाइटें बदलनी पड़ी थीं। अगर उस पर असली पेंट कराया गया होता तो शायद मैं उसकी खरोंचें भी ठीक करवा लेती। दूसरी तरफ टाइलर के माता पिता को उसकी वैन के पुर्जे बेचने के लिए पूरी वैन ही बेचनी पड़ी। जैसे ही मैं मोड़ पर पहुंची, मैंने देखा कि एक लंबा सा साया मेरे ट्रक से टिककर खड़ा है। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। फिर मैंने ध्यान से देखा, वह सिर्फ एरिक था। मैंने राहत की सांस ली और उसकी तरफ बढ़ गई। हाय एरिक, मैंने आवाज लगाई। हाय बेला, क्या बात है? मैंने ट्रक का दरवाजा खोलते हुए पूछा। उसकी आवाज में जो झिझक थी, उस पर मेरा ध्यान ही नहीं गया, इसलिए उसकी अगली बात सुनकर मैं पूरी तरह चौंक गई। ओह, मैं बस ये पूछना चाहता था। वह हिचकिचाया। क्या तुम मेरे साथ स्प्रिंग डांस में चलोगी? आखिरी शब्द बोलते बोलते उसकी आवाज टूट गई। मैं इतनी हैरान थी कि शिष्टता से जवाब देना भी भूल गई। लेकिन मैंने तो सुना था कि स्प्रिंग डांस में लड़कियां लड़कों को पूछती हैं, है ना? हाँ, वही, उसने शर्मिंदा होकर स्वीकार किया। मैंने खुद को संभाला और मुस्कुराने की कोशिश की ताकि मेरी मुस्कान सच्ची और अपनापन भरी लगे। मुझसे पूछने के लिए धन्यवाद, लेकिन उस दिन मैं सियाटल जा रही हूँ। ओह, उसने निराश होकर कहा। कोई बात नहीं, शायद अगली बार। जरूर, मैंने कहा, लेकिन अगले ही पल मैंने अपने होंठ काट लिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वह मेरी बात का मतलब सचमुच अगली बार समझ ले। वह झुके हुए कंधों के साथ वापस स्कूल की ओर चला गया। तभी मुझे हल्की सी हंसी सुनाई दी। एडवर्ड मेरे ट्रक के सामने से गुजर रहा था। वह सीधे आगे देख रहा था, लेकिन उसके होठों पर दबाई हुई मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। मैंने झटके से ट्रक का दरवाजा खोला, अंदर बैठी और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने इंजन इतनी तेज आवाज में स्टार्ट किया कि पूरा पार्किंग लॉट गूंज उठा और ट्रक को रिवर्स में निकालने लगी। लेकिन एडवर्ड पहले ही अपनी कार में बैठ चुका था। वह मुझसे 2 पार्किंग जगह दूर खड़ा था। उसने आराम से अपनी चमचमाती वॉल्वो बाहर निकाली और ठीक मेरे सामने आकर रुक गया, जिससे मेरा रास्ता बंद हो गया। असल में वह अपने परिवार का इंतजार कर रहा था। मैं देख सकती थी कि एलिस, रोजली, एमेट और जैस्पर अभी भी कैफेटेरिया की तरफ से उसकी ओर आ रहे थे। एक पल के लिए मेरे मन में आया कि अपने ट्रक से उसकी चमकदार वॉल्वो के पिछले हिस्से में जोर से टक्कर मार दूं, लेकिन वहां बहुत सारे गवाह मौजूद थे। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। मेरे पीछे गाड़ियों की एक लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई थी। सबसे पीछे टाइलर क्राउली अपनी हाल ही में खरीदी हुई पुरानी सेंट्रा में बैठा मुझे हाथ हिला रहा था, लेकिन मैं इतनी चिढ़ी हुई थी कि मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं सामने खड़ी वॉल्वो को छोड़कर हर तरफ देखने की कोशिश कर रही थी कि तभी मेरी ट्रक की दूसरी तरफ वाली खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। मैंने देखा, वह टाइलर था। मैंने हैरानी से फिर रियर व्यू मिरर में देखा। उसकी कार अब भी चालू थी और उसका दरवाजा खुला हुआ था। मैं सीट के ऊपर से झुककर खिड़की नीचे करने लगी। खिड़की काफी अटक रही थी। मैं उसे आधा ही नीचे कर पाई और फिर हार मान गई। सॉरी टाइलर, मैं कालिन की कार के पीछे फंसी हुई हूँ। मैं झुंझलाई हुई थी। आखिर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। हाँ, मुझे पता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। असल में जब तक हम यहाँ फंसे हुए हैं, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या तुम मुझे स्प्रिंग डांस के लिए पूछोगी? उसने उम्मीद भरी मुस्कान के साथ पूछा। मैं उस दिन शहर में ही नहीं रहूंगी टाइलर। मेरी आवाज थोड़ी तीखी हो गई। मुझे खुद को याद दिलाना पड़ा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। आज माइक और एरिक पहले ही मेरे धैर्य की सारी सीमा खत्म कर चुके थे। हाँ, माइक ने भी यही कहा था, उसने जवाब दिया। फिर भी तुमने? मैंने हैरानी से पूछा। उसने कंधे उचका दिए। मैं सोच रहा था कि शायद तुम बस उसे विनम्रता से मना कर रही हो। अब इसमें पूरी तरह उसी की गलती थी। सॉरी टाइलर, मैंने अपने गुस्से को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा।
मैं सच में शहर से बाहर जा रही हूँ। कोई बात नहीं, अभी तो प्रोम भी बाकी है। इतना कहकर वह मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना अपनी कार की तरफ लौट गया। मेरे चेहरे पर छाई हैरानी शायद साफ दिखाई दे रही थी। मैंने सामने देखा। उसी समय एलिस, रोज़ली, एमेट और जैस्पर भी वॉल्वो में बैठ चुके थे। मैंने देखा कि एडवर्ड अपने रियरव्यू मिरर से मुझे ही देख रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वह हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने टाइलर की कही हर एक बात सुन ली हो। मेरा पैर एक्सेलरेटर पर दबाव डालने के लिए बेचैन हो उठा। बस एक छोटी सी टक्कर, किसी को चोट नहीं लगेगी। बस उसकी चमचमाती सिल्वर पेंट खराब हो जाएगी। मैंने इंजन जोर से गरजाया, लेकिन तब तक वे सब कार में बैठ चुके थे। एडवर्ड तेजी से वहां से निकल गया। मैं पूरे रास्ते बहुत धीरे और सावधानी से ट्रक चलाती हुई घर पहुंची। रास्ते भर मैं खुद से बड़बड़ाती रही। घर पहुंचकर मैंने तय किया कि रात के खाने में चिकन एनचिलाडास बनाऊंगी। उसे बनाने में काफी समय लगता था, इसलिए मेरा ध्यान भी बंटा रहेगा। मैं प्याज और हरी मिर्च को धीमी आंच पर पका रही थी कि तभी फोन बज उठा। एक पल के लिए मुझे फोन उठाने में डर लगा, लेकिन हो सकता था कि चार्ली या मेरी माँ का फोन हो। फोन जेसिका का था। वह बेहद खुश थी। स्कूल के बाद माइक ने उसे रोककर उसके स्प्रिंग डांस वाले निमंत्रण के लिए हाँ कह दी थी। मैंने भी कुछ देर उसके साथ उसकी खुशी साझा की, साथ ही खाना चलाती रही। फिर उसने कहा कि उसे एंजेला और लॉरेन को भी ये खुशखबरी बतानी है, इसलिए उसने फोन रख दिया। मैंने बड़ी मासूमियत से एक सुझाव दिया। मैंने कहा कि शायद एंजेला, जो मेरी बायोलॉजी क्लास में थी और बहुत शर्मीली थी, एरिक को पूछ सकती है, और लॉरेन, जो हमेशा लंच टेबल पर मुझे नजरअंदाज करती थी, वह टाइलर को पूछ सकती है। आखिर मैंने सुना था कि टाइलर अभी भी किसी का इंतजार कर रहा था। जेसिका को ये सुझाव बहुत पसंद आया। अब जब उसे माइक का जवाब मिल चुका था, तो उसकी आवाज में पहली बार सच्चाई महसूस हुई जब उसने कहा कि काश मैं भी डांस में जाती। मैंने उसे फिर वही सियाटल वाला बहाना बता दिया। फोन रखने के बाद मैंने दोबारा खाना बनाने पर ध्यान देने की कोशिश की, खासकर चिकन काटते समय। मैं किसी भी हालत में दोबारा इमरजेंसी रूम नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरा दिमाग बार बार आज एडवर्ड की कही हर बात को दोहरा रहा था। आखिर उसका मतलब क्या था जब उसने कहा कि हमारे लिए दोस्त ना बनना ही बेहतर है? अचानक मेरा पेट जैसे मरोड़ खाने लगा। शायद अब मुझे उसका असली मतलब समझ में आ गया था। शायद वह देख चुका था कि मैं उसके बारे में कितना ज्यादा सोचती हूँ। शायद वह मुझे कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था, इसीलिए वह चाहता था कि हम दोस्त भी न रहें, क्योंकि उसे मुझमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। बिल्कुल नहीं होगी, मैंने गुस्से से सोचा। मेरी आंखों में जलन होने लगी। शायद यह प्याज काटने का देर से हुआ असर था, या शायद कुछ और। मैं कोई दिलचस्प इंसान नहीं थी, लेकिन एडवर्ड, वह अलग था। दिलचस्प, बेहद बुद्धिमान, रहस्यमय, पूर्ण, बेहद खूबसूरत, और शायद इतना शक्तिशाली कि एक पूरी वैन को सिर्फ एक हाथ से उठा सकता था। ठीक है, अगर एडवर्ड मुझे अकेला छोड़ना चाहता था, तो मैं भी उसे अकेला छोड़ दूंगी। मैं इस जगह को, जिसे मैंने अपने लिए किसी पर्गेट्री, प्रायश्चित की जगह जैसी सजा बना लिया था, किसी तरह पूरा कर लूंगी। उसके बाद उम्मीद है कि दक्षिण पश्चिम के किसी कॉलेज से, या शायद हवाई के किसी कॉलेज से मुझे छात्रवृत्ति मिल जाएगी। यह सोचते हुए मैंने अपना ध्यान धूप से भरे समुद्र तटों और ऊंचे ऊंचे खजूर के पेड़ों की कल्पना में लगा दिया, जबकि मैं चिकन एनचिलाडास बनाकर उन्हें ओवन में रख रही थी। जब चार्ली घर आया और उसने हरी शिमला मिर्च की खुशबू महसूस की, तो वह थोड़ा शक भरी नजरों से मुझे देखने लगा। मैं उसे दोष नहीं दे सकती थी। संभवतः खाने लायक सबसे नजदीकी मैक्सिकन खाना दक्षिणी कैलिफोर्निया में ही मिलता होगा, लेकिन वह पुलिस वाला था, भले ही सिर्फ एक छोटे से शहर का पुलिस अधिकारी। इसलिए उसने बहादुरी दिखाते हुए पहला कौर खा लिया। उसे खाना पसंद आया। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि धीरे धीरे उसे मेरी बनाई हुई चीजों पर भरोसा होने लगा था। डैड, मैंने तब पूछा, जब वह लगभग खाना खत्म कर चुका था। हाँ, बेला। मैं बस आपको बताना चाहती थी कि अगले शनिवार के एक हफ्ते बाद मैं पूरे दिन के लिए सियाटल जा रही हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो। मैं असल में अनुमति नहीं मांगना चाहती थी। मुझे लगा इससे एक गलत आदत पड़ जाएगी, लेकिन बिना पूछे जाना भी मुझे असभ्य लगा, इसलिए आखिर में यह बात जोड़ दी। क्यों? वह हैरान हो गया, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि फोक्स में ऐसी कौन सी चीज नहीं है जिसके लिए किसी को सियाटल जाना पड़े।
असल में मुझे कुछ किताबें खरीदनी हैं। यहाँ की लाइब्रेरी बहुत छोटी है और शायद कुछ कपड़े भी देखने हैं। वैसे भी इन दिनों मेरे पास पहले से ज्यादा पैसे थे। चाली की वजह से मुझे कार खरीदने पर पैसे खर्च नहीं करने पड़े थे। हालांकि मेरा ट्रक पेट्रोल पर काफी खर्च करवाता था। उस ट्रक का माइलेज तो शायद बहुत खराब होगा। उसने वही बात कही जो मैं खुद सोच रही थी। मुझे पता है, इसलिए मैं रास्ते में मोंटेसानो, ओलिम्पिया और जरूरत पड़ी तो टकोमा में भी रुक जाऊंगी। तुम अकेले जाओगी? उसने पूछा। मैं समझ नहीं पाई कि उसे इस बात का शक था कि मेरा कोई गुप्त बॉयफ्रेंड है या फिर वह सिर्फ इस बात से चिंतित था कि रास्ते में ट्रक खराब न हो जाए। हाँ, सियाटल बहुत बड़ा शहर है, तुम कहीं रास्ता न भूल जाओ, उसने चिंता से कहा। डैड, फीनिक्स सियाटल से 5 गुना बड़ा शहर है और मुझे नक्शा पढ़ना आता है। आप चिंता मत कीजिए। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? मैंने अपने चेहरे पर छाई घबराहट छिपाने की पूरी कोशिश की। नहीं, डैड, मैं तो शायद पूरा दिन ट्रायल रूम में कपड़े पहनकर देखने में बिताऊंगी। आपके लिए बहुत बोरिंग होगा। ओह, ठीक है। महिलाओं के कपड़ों की दुकानों में घंटों बैठने का ख्याल आते ही उसने तुरंत अपना इरादा बदल दिया। धन्यवाद, मैं मुस्कुराई। क्या तुम डांस शुरू होने से पहले वापस आ जाओगी? ओह, इस छोटे से शहर में तो पिता को भी पता होता है कि स्कूल का डांस कब है। नहीं, मैं डांस नहीं करती, डैड। कम से कम उन्हें तो ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए थी। आखिर मेरे संतुलन की समस्या मुझे माँ से नहीं मिली थी। वह तुरंत समझ गए। ओह, हाँ, सही कहा। अगली सुबह जब मैं स्कूल के पार्किंग लॉट में पहुंची तो मैंने जानबूझकर अपना ट्रक उस चमचमाती सिल्वर वॉल्वो से जितना दूर हो सके उतना दूर पार्क किया। मैं खुद को किसी भी तरह के प्रलोभन से दूर रखना चाहती थी। कहीं ऐसा न हो कि मुझे उसकी नई कार खरीद कर देनी पड़ जाए। मैं ट्रक से उतरी। चाबी निकालते समय वह मेरे हाथ से फिसल गई और मेरे पैरों के पास बने पानी के गड्ढे में गिर गई। मैं उसे उठाने के लिए झुकी ही थी कि अचानक एक सफेद हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा और मेरे पहुंचने से पहले ही चाबी उठा ली। मैं तुरंत सीधी खड़ी हो गई। एडवर्ड कालिन मेरे बिल्कुल बगल में खड़ा था। वह आराम से मेरे ट्रक से टिककर खड़ा था, जैसे हमेशा से वहीं हो। तुम यह कैसे कर लेते हो? मैंने हैरानी और झुंझलाहट से पूछा। क्या? उसने मेरी चाबी मेरी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। जैसे ही मैंने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने चाबी मेरी हथेली में गिरा दी। ऐसे अचानक कहीं से भी प्रकट हो जाना। बेला, अगर तुम असाधारण रूप से लापरवाह हो तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसकी आवाज हमेशा की तरह धीमी, मुलायम और मखमल जैसी थी। मैंने उसके बिल्कुल परफेक्ट चेहरे की ओर घूर कर देखा। आज उसकी आंखें फिर से हल्की हो गई थीं। वे गहरे सुनहरे शहद जैसी चमक रही थीं। फिर मुझे अपनी नजरें झुका लेनी पड़ी। मेरे बिखरे हुए विचार फिर से उलझने लगे थे। कल रात वह ट्रैफिक जाम क्यों लगाया था? मैंने उससे पूछा, लेकिन अब भी उसकी तरफ नहीं देखा। मुझे लगा था कि तुम दिखावा कर रहे हो कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मुझे परेशान करके मारने की कोशिश नहीं। वह हल्का सा हंसा। वह मेरे लिए नहीं था, उसने कहा। वह टाइलर के लिए था। उसे अपना मौका मिलना चाहिए था। इतना कहकर वह फिर से हल्के से मुस्कुरा दिया। तुम, मैंने गुस्से से सांस खींचते हुए कहा। मेरे पास उसके लिए कोई ऐसा शब्द ही नहीं था जो मेरी नाराजगी को पूरी तरह बयान कर सके। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे गुस्से की गर्मी उसे सचमुच जला देनी चाहिए। लेकिन उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। वह साफ तौर पर मेरा गुस्सा देखकर और ज्यादा मनोरंजन महसूस कर रहा था। और मैं यह दिखावा भी नहीं कर रहा कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, उसने आगे कहा। तो फिर तुम जानबूझकर मुझे तंग करके मारना चाहते हो? मैंने तीखे स्वर में कहा, क्योंकि टाइलर की वैन अपना काम पूरा नहीं कर पाई। उसकी सुनहरी भूरी आंखों में अचानक गुस्से की चमक दौड़ गई। उसके होंठ एक सख्त रेखा में बदल गए। उसके चेहरे से हंसी का हर निशान गायब हो गया। बेला, तुम सचमुच हद से ज्यादा अजीब हो, उसने ठंडी, धीमी आवाज में कहा। मेरी हथेलियां झंझना उठीं। उस पल मेरा मन किसी चीज पर जोर से मुक्का मारने का हो रहा था। मैं खुद ही अपनी इस भावना पर हैरान थी। मैं तो आमतौर पर बिल्कुल भी हिंसक स्वभाव की नहीं थी। मैंने उसकी तरफ पीठ कर ली और वहां से चलने लगी। रुको, उसने पीछे से आवाज दी। मैं फिर भी चलती रही। बारिश के पानी को पैरों से उछालते हुए मैं तेजी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन अगले ही पल वह फिर मेरे साथ साथ चल रहा था। उसके लिए मेरे बराबर चलना जैसे बिल्कुल आसान था। माफ करना, चलते चलते उसने कहा। वह बात रूखी थी। मैंने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया।
मैं यह नहीं कह रहा कि वह सच नहीं थी, उसने आगे कहा, लेकिन फिर भी मुझे वह बात उस तरह नहीं कहनी चाहिए थी। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। असल में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन तुमने बात ही दूसरी दिशा में मोड़ दी। वह हल्का सा हंस पड़ा। लग रहा था उसका अच्छा मूड वापस आ चुका था। क्या तुम्हें कई अलग अलग व्यक्तित्व वाली कोई बीमारी है? मैंने गंभीरता से पूछा। वह मुस्कुराया। लो, तुम फिर वही कर रही हो। मैंने लंबी सांस छोड़ी। ठीक है, तो बताओ, क्या पूछना चाहते थे? मैं सोच रहा था कि अगले शनिवार के एक हफ्ते बाद, यानी स्प्रिंग डांस वाले दिन, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मैं अचानक उसकी तरफ घूम गई। बारिश की बूंदें सीधे मेरे चेहरे पर आकर गिरने लगीं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में शरारत भरी मुस्कान चमक रही थी। क्या तुम मुझे अपनी बात पूरी करने दोगी? उसने पूछा। मैंने अपने होंठ काट लिए, फिर अपने दोनों हाथों की उंगलियां कसकर आपस में फंसा लीं। मैं नहीं चाहती थी कि गुस्से में कोई बेवकूफ़ी कर बैठूं। मैंने सुना कि तुम उस दिन सियाटल जा रही हो, तो मैं सोच रहा था, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? यह बात मेरी बिल्कुल उम्मीद से बाहर थी। क्या? मैं सचमुच समझ नहीं पाई कि वह कहना क्या चाहता था। क्या तुम मेरे साथ सियाटल चलना चाहोगी? किसके साथ? मैंने उलझन में पूछा। मेरे साथ? और किसके साथ? उसने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बहुत छोटे बच्चे से बात कर रहा हो। मैं अब भी स्तब्ध थी। क्यों? मैंने धीरे से पूछा। असल में मैं भी अगले कुछ हफ्तों में सियाटल जाने वाला था, और सच कहूँ तो मुझे पूरा भरोसा नहीं है कि तुम्हारा ट्रक इतनी दूर तक पहुंच भी पाएगा। मेरा ट्रक बिल्कुल ठीक चलता है, मैंने नाराज होकर कहा। फिर भी मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद। मैं फिर से आगे बढ़ने लगी, लेकिन अब मेरे भीतर पहले जैसा गुस्सा नहीं बचा था। उसकी बात ने मुझे उलझा दिया था। वह फिर मेरे साथ चलने लगा। लेकिन क्या तुम्हारा ट्रक एक ही टैंक पेट्रोल में सियाटल तक पहुंच सकता है? उसने पूछा। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? मैंने झुंझलाकर कहा। चमचमाती वॉल्वो वाला अमीर लड़का। सीमित प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी हर इंसान का मामला होती है, उसने शांत स्वर में जवाब दिया। सच में, एडवर्ड। उसका नाम लेते ही मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, और मुझे इस बात से नफरत हुई। मैं तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं पाती। अभी कुछ दिन पहले तुम कह रहे थे कि तुम मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते। मैंने यह कहा था कि हमारे लिए दोस्त न बनना बेहतर होगा। यह नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना नहीं चाहता। वाह, मैंने गहरे व्यंग्य से कहा। अब तो सब कुछ बिल्कुल साफ हो गया। अनजाने में मैं फिर रुक गई थी। अब हम कैफेटेरिया की छत के नीचे आ चुके थे। यहाँ बारिश नहीं हो रही थी। मैं आसानी से उसका चेहरा देख सकती थी, लेकिन इससे मेरे विचार और भी ज्यादा उलझ गए। तुम्हारे लिए, उसने धीरे से कहा। मुझसे दोस्ती न करना ज्यादा समझदारी होगी। फिर उसने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, लेकिन बेला, मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश करते करते थक चुका हूँ। उसकी आंखों की तीव्रता सांसें रोक देने वाली थी। उसकी आवाज जैसे धीमी आग की तरह मेरे भीतर उतर रही थी। मैं कुछ पल के लिए सांस लेना ही भूल गई। तो उसने बिना नजरें हटाए पूछा, क्या तुम मेरे साथ सियाटल चलोगी? मैं बोल ही नहीं पाई। मैंने बस धीरे से सिर हिला दिया। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर गंभीर हो गया। तुम्हें सच में मुझसे दूर ही रहना चाहिए, उसने चेतावनी दी। क्लास में मिलते हैं। इतना कहकर वह अचानक मुड़ा और उसी रास्ते वापस चला गया जिधर से हम दोनों आए थे।